आपके दो सहाफ़ी, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे, एक ने तो इज़राइल के चैनल को इंटरव्यू दिया और इसके अलावा दो ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये ट्वीट की, अपने सोशल मीडिया पे बताया कि इज़राइल को अभी हमें भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए। ये कोई बुरी बात नहीं है जो उन्होंने की, ज़्यादा बुरी बात यह है कि उसे अभी तक रोका किसी ने। किसी ने आज तक शट अप कॉल नहीं दी, किसी ने आज तक रियासती इदारे ने यह नहीं कहा। अमूमन हम जहां पे जाते हैं कोई लोकल सतह के छोटे मोटे फरिश्ते आते हैं वो नोट करने के लिए, लेकिन मसला यह है कि वो इतने छोटे होते हैं कि हमारा सही पैगाम अपने बड़ों तक पहुंचा नहीं पाते। वो चुगलियां जाके कर आते हैं नौकरी पक्की कराने के चक्कर में। लिहाजा मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि थोड़े बड़े फरिश्तों को भेजा करो जिनमें इतनी सेंस हो कि वो समझ जाएं कि ये अगला बंदा कहना क्या चाह रहा है। ये पाकिस्तान के भले की बात कर रहा है, कोई गद्दारी की बातें नहीं कर रहा। अगर इजराइल को तस्लीम कर लिया जाए तो इस पर डिबेट की जा सकती है कि तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब किसी चीज़ में या आ जाता है ना कि मानो या ना मानो, इसका मतलब है फितने की जड़ पैदा हो चुकी है, वो बीज बो दिया गया। वक्त यूएई से सैकड़ों पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है। सऊदी अरब से आपका अकामा महंगा कर दिया गया, लोग 90% ने अपनी फैमिलीज़ को वापस भेज दिया, बाकी खुद भी वापस आ रहे हैं और हीले बहानों से वो आपको वापस भेज रहे हैं। उन्हें आपसे सस्ती लेबर जो है वो बांग्लादेश से मिल जाएगी, आपसे ज़्यादा सस्ती लेबर उन्हें इंडिया से मिल जाएगी। और ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? ये वो इंटरनेशनल प्रेशर है जो आप पे एग्जर्ट किया जा रहा है कि अगर आप इजराइल को तस्लीम कर लेंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं। यूएई ने एक्सेप्ट कर लिया इजराइल को, आपका एमएनए या एमपीए या आपका सेनेटर या आपका ब्यूरोक्रेट या कोई और ऑफिसर इस मुल्क से बाहर अगर सबसे सस्ते पैसों में, सबसे कम पैसों में कहीं एआईशी के लिए जा सकता था तो वो दुबई जाता था। अब वही फहाशी के अड्डे मुत्तहिदा अरब अमारात में बनेंगे, इजरायली औरतें सप्लाई की जाती। कि एक दौर था जब ये नए नए मोबाइल आए थे कैमरा वाले, तो उस वक़्त जो भी लोग मुल्क से बाहर दौरे पे डेलीगेशन जाते थे उन्हें मोबाइल गिफ्ट किया जाता था और उसमें वो चिप्स लगी होती थी जिसमें सारा डाटा आपका रिकॉर्ड होता है कि आप बेगम साहिबा को क्या बात कर रहे हैं। हमेशा तो आपने प्याज टमाटर लाने वाली बातें नहीं करनी होती बेगम के साथ, ज़ाहिर वो सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं। उसके अलावा किस खातून से क्या बात हो रही है, ज़ाहिर है वहाँ सारे तो आपके वो शेखुल हदीस तो बैठे नहीं होते इदारों में, हर किस्म का बंदा बैठा होता है। उन्हें फिर उसी अंदाज से ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम्हारे हलके की आवाम को ये या तुम्हारे महकमे के बंदों को ये चीज़ दिखा दी जाएगी, इससे पहले कि तुम्हारी इज्जत खाक में मिले तुम हमारे लिए काम करना शुरू कर दो। हमारे लिए काम करोगे तो तुम्हारी तनख्वाह पहले 50,000 है, 50 लाख हम दे देंगे। कहाँ 50,000, कहाँ 50 लाख? उनके लिए तो ये चंद डॉलर होते हैं। लेकिन यहाँ मसला क्या होता है कि यहाँ से वो गद्दारियाँ शुरू होती हैं और मुल्क के राज बिकना शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मैं यही उन छोटे फरिश्तों से कहता हूँ कि अपने बड़े फरिश्तों को अच्छा पैगाम पहुँचा दो कि मुल्क से बाहर कोई बंदा जाए तो उसको ये पाबंदी लगाई जाए कि वो गिफ्ट ना ले। नंबर 2 ये कि 19 एंड अबव ग्रेड का जो ऑफिसर आपका बैठा होता है किसी बड़े महकमे में, इदारे में, उसको ये इजाज़त ना दी जाए कि आप रिटायरमेंट के बाद मुल्क से बाहर जाके वहाँ पर रहें या वहाँ पर अपना घर बनाएं। मसला ये होता है, या आपके बच्चे, मुझे ये बताएं, आपके बच्चे एक ऐसे शख्स के घर में जाके तालीम हासिल कर रहे हो जिसको आपने इरादा किया हुआ कि मैं इसे कत्ल करूँगा, दिल से आप उसे बुरा मानते हैं, क्या आप तब तक उसे कत्ल कर सकते हैं जब तक आपके बच्चे उसके घर में पढ़ रहे हो? वो ज़िबा ना करते आपके बच्चों को? तो या तो फिर हमारे हुकामे बाला अमेरिका को अपना दुश्मन नहीं मानते, अगर मानते तो इनके बच्चे वहां ना पढ़ रहे होते। आप समझ रहे हैं इस चीज को? या तो ये अमेरिका को अपना दुश्मन ना मानते। बरतानिया, हमने आजादी हिंदुस्तान से नहीं ली, हमने तो अंग्रेजों से आजादी ली। ये हिंदू बनिया तो कुछ अरसे के लिए हम पे काबिज था, काबिज तो अंग्रेज हुआ था, हिंदू तो उसके जूते पॉलिश करता था। जब आपके बच्चे ये गोलू मोलू, ये गोंगले जो बैठे हुए हैं, दो जो अपनी दादी नानी के जनाजे पे आने को तैयार नहीं होते, जब वो बरतानिया में बैठे हुए हैं
तो क्या आपका साबिक वज़ीर आज़म साहब क्या बरतानिया के ख़िलाफ़ चूं चना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपके मौजूदा वज़ीर आज़म साहब, उनके बच्चे कहाँ बैठे हुए? मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, कभी बरतानिया कभी अमेरिका। तो क्या कोई चूं चना उसके बारे में हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये 2-3 करारदादें पेश करवाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। MNA साहब के पास जाते हैं ना, साडा मुंडा भर्ती करा दो, जाते हैं ना। हकीकत आपने वोट दिया, आपने उस पर एहसान किया, उसके आगे पीछे गाड़ियां जो आपकी वजह से है ना। देखें, आज फ्रांस ने गुस्ताखी की है ना, उससे पहले हॉलैंड ने गुस्ताखी की, उससे पहले न्यूजीलैंड में गुस्ताखी, उससे पहले डेनमार्क में गुस्ताखी, उससे पहले नॉर्वे में, सिलसिला चलता रहा, उससे पहले अमेरिका में। इसका मुस्तकिल हल क्या है? गैरतमंद क़यादत कब आएगी आपके पास? 2-3 करारदादें आपने पेश करवानी है और मंजूर करवानी है। उसके लिए आपको एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप में से तकरीबन हर बंदा गया होगा MNA के पास, मेरा बच्चा, मेरा भतीजा, मेरा भांजा भर्ती करा दो। 1-2 के भर्ती हुए होंगे, बाकियों को लारा ही मिला होगा ना। इसी तरह लिहाजा लारा लगवाने से बेहतर है उन्हें को MNA साहब आज हम अपना बेटा भर्ती कराने नहीं आए, MNA साहब आज हम अपने गली पक्की कराने नहीं आए, MNA साहब आज हम कीमे वाला नान खाने नहीं आए, आज हम बिरयानी की प्लेट पे बिकने के लिए नहीं आए, MNA साहब आज जो है हम गली नहीं पक्की कराएंगे, आज हमारे गांव में गैस नहीं लगती, ठीक है MNA साहब नहीं लगे, कोई मसला नहीं है, हमारे प्यो दादे गैस के बगैर भी जिंदा थे ना, तो बाद में भी जिंदा रह लेंगे, कोई मौत नहीं पड़ती उन्हें। हाँ, होनी चाहिए, अच्छी बात है, हमारा हक है, लेकिन फिलहाल हम इसके लिए नहीं आए। बिजली आती या नहीं आती ये एक सेकेंडरी चीज़ है। आप एक करारदाद ज़रा जाके पेश कराएं कि 19 ग्रेड से बड़ा जो ऑफिसर होगा वो रिटायरमेंट के बाद ना बाहर रहेगा, ना उसके बच्चे ड्यूरिंग हिज ड्यूटी वो बाहर जाके तालीम हासिल करेंगे, और अमेरिका में तो बिल्कुल भी नहीं। नंबर 2, एक करारदाद पेश करवाएं जिसके बाद शायद हमारा वापस जाना भी मुश्किल हो जाता है इस तरह की बातें करते वक्त, या आपके काले डालों वाले यूं यूं जाके हम हमारे आगे से गुजरते हैं। वो करारदाद ये पेश करें, ब्यूरोक्रेसी में कादियानियों की भर्ती पे पाबंदी होनी चाहिए। आपके सारे जो मुल्क से ये जिस तरीके से घुसे हुए हैं ना आपके, देखें मैं अक्सर लोगों को क्यों कहता हूँ, अभी मैं जहाँ वो अंकल के पास बैठा हुआ था, क्या बात होती थी कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करके उन्हें महकमों में, इदारों में भेजें। मैंने 22 नवंबर को पिंडी में जलसा किया हमारे नौजवानों ने, तो मैंने एक बड़ी ओपनली बात की थी, उसके बाद हमें बड़ा कुछ सुनने को मिला। मैंने कहा अपने बच्चों को ISS भी कराएं, CSS कराएं, उन्हें महकमों में, इदारों में भेजें, फौज में भेजें, ताकि 20 साल के बाद जब वो किसी मकाम पे पहुंचे तो किसी अच्छे सियासतदान को इलेक्ट करके लाएं। तो सारे हंस पड़े कि नहीं यार ये आपके, मैंने कहा सच है। और ये सिर्फ ये कोई बुरी बात नहीं है, ये हर मुल्क की एजेंसी की जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छी क़यादत लेके आए, लेकिन अगर कोई बंदे का पुत्र बैठा हो तो उसे लेके आए ना। मेन पॉलिटिकल पार्टीज में कोई चेहरा है ही नहीं, तो वो जो सबसे कम बुरा होता है उसे उठा के वहां पर ले आते हैं। अब सूरत हाल क्या है, ये 2 करारदादें होगी, आप समझ रहे हैं इस चीज को। तीसरी एक चीज, एक लेटर हम लोगों ने निकलवाना है तमाम फोर्सेस के चीफ से और वजीर आजम से और चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जितने जिसके अंदर सारे ब्यूरोक्रेट, फौजी अफसर, ये चीज़ें कुछ आप लोगों में से लोगों को नई लग रही होंगी कि पता नहीं की गला कर रहे हैं, असी सोच रहे सानू आके वाकई सुनाएगा। वाकई सुनाने वाला दौर गया कि पीर साहब ने फूक मारी सी तो 6 जिन उड़ गए सन। नहीं 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 नहीं, अब लोग हमसे पूछते हैं भाईजान पीर साहब ने तो फूक मारी सी तो जिन उड़ गए सन, तुसा की कीता है। तो हम जो ये पैगाम मसला वो आपको देने आए हैं वो ये है कि ये करारदाद आपने पास करवानी है कि आपके आला इदारों में कोई भी शख्स वुमनाइजिंग में औरत के साथ या शराब पीता हुआ पकड़ा गया तो उसको फिल फौर उस ओहदे से बरतरफ किया जाएगा। मैं आपको एक वजह बताता हूँ। मुल्क में करप्शन और बुज़दिली के सबसे बड़ी वजह क्या है? एक ऑफिसर की जो तनख्वाह होती है वो किसी भी महकमे का हो, इदारे का हो, वो शुरू होती है 17वें ग्रेड का है तो 40-45 हज़ार से 50 हज़ार से, वो 22वें ग्रेड तक पहुंचेगा ना तो अक्सरियत की तनख्वाह 2 लाख 2.5 लाख होती है बस। और कहेंगे 2 लाख 2.5 लाख बड़ी शय होती है, कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, जो अक्सर अफसरान हैं
वो 18वें 19वें ग्रेड तक मुश्किल से मर मर के पहुंचते हैं। अब उनकी तनख्वाह जो होती है वो लाख 1.5 लाख होती है। अब उनके 3 बच्चे होते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिनकी 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, जिसकी फीस होती है 1.25 लाख। और बेगम को जो उन्होंने कपड़े लेके देने होते हैं वो अलग होते हैं, बच्चों की पार्टियां, उनके स्कूल का खर्चा वो अलग होता है, बच्चों को 3 बच्चे हैं तो तीनों की अलग गाड़ियां होंगी, उनका खर्चा अलग होता है, घर में 4 AC लगे होते हैं, एक अपने कमरे में, 3 बच्चों के अलग अलग कमरों में, उनका खर्चा अलग होता है। 30-40 हज़ार बिजली का बिल आता है। और ये आता है, हर सूरत आता है, क्योंकि हम उस सिस्टम में पले बढ़े। तो ये जो वुमेनाइजिंग में, जो ये गलतकारियों में, जो ये बदकारियों में जो औरत के साथ जाके पैसा लगा के लाते हैं, तो ये औरत भी अपने टाइप की लाते हैं जनाब अली। ये 30-40 हज़ार एक रात का खर्चा करते हैं, एक ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो, जहां पर छापा ना पड़ता हो, वो फार्म हाउस बुक कराने पड़ते हैं। और जब इन्हें इन चीज़ों की लत लग जाती है तो आप सिर्फ ये देखें, 40 हज़ार मल्टीप्लाई पे 5-6 करें ना महीने में, 5-6 बार ही अगर इन्होंने उल्टी हरकत करनी है तो 3-4 लाख का तो ये इन्हें डज पड़ता है। और फिर जो शराब की महफिल ये सजाते हैं, ये अकेले नहीं होते, इनके साथ सारे इनके कोर्समेट्स बैठे होते हैं। और शराब भी वो 150 रुपये वाली नहीं होती, वो ठीक ठाक महंगी होती है। तो ये 5-7 लाख का जो माहाना बजट होता है, ये कहाँ से आता है? तनख्वाह तो 1.5 लाख है भाईजान। ये बजट आता है, आप जो ये नहीं देखते कि जी 2 अरब रुपए रोड का जो ठेका मिल गया है, होता है ना, और सड़क अगले साल दोबारा टूटी हुई होती है, 200 करोड़ रुपए का खर्चा आया होता है। ये पैसे मारते हैं वहाँ ठेकेदारी के, फिर ये पैसे मारते हैं नॉन कस्टम गाड़ियों के, फिर ये पैसे वहाँ से काबू करते हैं जो ये ड्रग डीलिंग होती है, जो अफीम, हेरोइन और ये हर किस्म की गलत आपके वो नशे होते हैं, नशावर चीज़ें, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। और एंड पे जब हराम की लत लग जाती है ना, तो फिर ये मुल्क के राज बेचते हैं। और उसके बाद जाके अपना कोई मुलव्विस ना होता तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका की जरूरत नहीं थी कि कराची से इस्लामाबाद के रास्ते में उठा के लेके जाता। अपना कोई बिका हुआ ना होता तो रेमन डेविस ने बाहर नहीं जाना था। अपना कोई बुज़दिल ना होता तो कर्नल जोसेफ ने रात की तारीकी में मुल्क से बाहर नहीं जाना था। अपना कोई बिका ना होता तो मुबशिर लुकमान, कामरान खान, ये लोग इजराइल की हिमायत में इनडायरेक्टली चूं चूं करने से पहले 100 मरतबा सोचते कि हमें कोई चंड ना पड़ जाए, लेकिन अब बेधड़क बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ सारा बिकाऊ माल बैठा हुआ है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? मैं किस मुंह से आके आपको वो वाक़या सुनाऊं कि इन जो ऐसी थे, उन जो नहीं हो ऐसी। आज क्या हो रहा है? आने वाली नस्लें ये कहेंगी कि हमारे प्यो दादे जो थे वो किससे सुनाते थे, लेकिन प्यो दादों ने खुद क्या किया है, उसके दौर में क्या हो रहा था, वो कुछ नहीं कर रहे थे। वाह वाह बटोर के मैं नहीं वो बटोरना चाहता। पिछले 6 साल से आपको बताया ना गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया। अब क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि अब मुझसे सवाल होगा, भाईजान उन्होंने तो किया, तुमने क्या किया? पहले हर बार आके बताता था ना कि गाजी आमिर चीमा ने यहां से वजीराबाद से उठ के क्या किया। अब क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि सवाल होगा कि भाईजान तुमने तकरीरों के अलावा क्या किया। लिहाजा ये सिस्टम को चेंज करो ताकि किसी को आमिर चीमा बनने की जरूरत ही ना पड़े, गुस्ताख की जुर्रत ही ना हो कि वो इस तरह की हरकत करे। दुनिया को यह बावर कराने की जरूरत है कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई फ्रॉड है तो वो अक़वाम मुत्तहिदा है। वो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपके पिंड में 5 चौधरी हैं, 5 जानी शराबी हैं, और आपके पिंड के जो शूरा बैठती है वो हर घर का एक बंदा उस शूरा का हिस्सा होता है। 6-7 बंदे हैं घर में, एक बंदा शूरा का हिस्सा है। वो फैसला करेंगे कि जनाब गांव में मस्जिद पे 1.5 लाख रुपए का खर्चा करना चाहिए, इसका सहन शहन ठीक करना चाहिए। लेकिन वो जो 5 चौधरी हैं उनके पास वीटो पावर का इख्तियार है कि अगर वो कह दें, उनमें से एक भी कह दे कि नहीं, तो इसका मतलब है नहीं, वो 100,000 बंदों की जो शूरा है वो गई, भाड़ में गई। तो मुझे ये बताएं, उन 1000 बंदों की शूरा का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। उन 5 चौधरियों में से कोई एक भी मुकर जाए तो क्या मामला? तो इस पूरी शूरा की
जो कमेटी है मजलिस शूरा का कोई फायदा? अक़वाम मुत्तहिदा ऐसा फ्रॉड है कि दुनिया के 225 ममालिक अगर कह दें कि फ़लस्तीन जायज़ रियासत है और इजराइल नाजायज़ रियासत है, तो वो 5 चौधरी हैं, जिनमें से एक अमेरिका, दूसरा बरतानिया, तीसरा चाइना, चौथा फ्रांस और पांचवा रशिया। इन 5 में से कोई एक भी कह दे कि नहीं इजराइल जायज़ रियासत है, तो 250 ममालिक गए भाड़ में। जो उसने कह दिया वो सही है। तो ये फ्रॉड है कि नहीं है? फ्रॉड है। तो अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया का वो सबसे बड़ा फ्रॉड है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को तस्लीम नहीं करना चाहते। इकबाल हमें झंझोड़ के कहता था, यूरोप की गुलामी पर रजामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। मसला ये है कि आप जब तक एक पेपर उठा के किसी के घर में नहीं जाते कि मुझे तुम्हारा नौकर बनना है, वो आपको नौकरी नहीं देगा। तो जब तक आप अमेरिका के गिट्टों में बैठ के बूट पॉलिश नहीं करते, तो वो भी आपको नौकर नहीं बनाता। अमेरिका तुम पे जुल्म नहीं करता, तुम खुद जाते हो कि मुझे डॉलर दो, मैं तुम्हें अपनी बेटी देने को तैयार हूं। हमारे पिछले 20 सालों की तारीख इस बात की गवाह है। यही तो हुआ है। रेमंड डेविस क्यों जाके लिखता है कि $5 $10 के पीछे पाकिस्तानी अपनी मां बेचने को तैयार है? तो मैं आके क्यों आपके साथ फ्रॉड करूं कि 5 घंटे का मैं सफर करके आऊं, 5 घंटे सफर करके जाऊं और सिर्फ आपसे बोलूं वो नारा लगाओ जिंदाबाद मुर्दाबाद? नहीं 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 नहीं, नहीं। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद हकीकी मैनों में हम उस वक्त कह पाएंगे जिस दिन एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA अबू बकर खुदा बख्श, जो कि कादियानी अपॉइंटेड है, वो अपने मनसब से उतर जाएगा। आप मुझे सच बताएं, आप में से कितनों को पता था यह बात? नहीं पता था ना। तो यह हमारे सिस्टम की नालायकी है कि हमने अपने लोगों को नहीं बताया। इस मुल्क के 99% लोगों को नहीं पता, जिन्हें पता है वो भी हमारे नौजवानों की वजह से पता चला। दोस्तान ज़ी वक़ार, इस सिस्टम पे काम करें। MNA साहब को जाके कहें कि करारदाद पेश करें, और करारदाद बड़े, मैं आपको बताता हूँ, फिर हमारे जहन में ये होता है कि पता नहीं करारदाद पेश होगी या नहीं होगी, होगी तो पता नहीं मंजूर होगी कि नहीं होगी, इनका बाप भी मंजूर करेगा। शर्त ये रखी जाए कि जो वोट देगा वो आवाम को दिखा के वोट देगा कि मैं फेवर में दे रहा हूँ या अगेंस्ट दे रहा हूँ। ये ऊंच नीच करें तो सही ना, आवाम इन्हें घर में नहीं घुसने देगी।